चलाओ एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ ऑडियो इशू था, इसकी वजह से बंद करना पड़ा। लेकिन आज के की हाईलाइट में मार्केट्स में अच्छी तेज़ी आपको दिखाई पड़ेगी। फ्रंट लाइन इंडेक्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी बैंक में, हैवी वेट्स में इसमें रिलायंस अच्छे पार्टिसिपेशन में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था। एल&टी दूसरा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था क्योंकि वो बाय बैक आया 3,000 रुपये के दाम पर। कुछ और की हाईलाइट्स में टाटा मोटर्स DVR जो टाटा मोटर DVR का स्वैप रेशियो डिसाइड हुआ, उसके बाद से खरीदारी थी। टाटा मोटर DVR में आज करीब 13-14% का उछाल था। टाटा मोटर्स में नंबर का रिएक्शन था, ब्रोकर अपग्रेड थे, 800 रुपये तक के टारगेट्स भी थे, तो 1.5-2% का मूव वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इन्फोसिस में आज बाइंग थी, सेलेक्टिव IT में इनफैक्ट बाइंग थी, एनर्जी शेयरों में बाइंग थी, PSU स्पेस में आज खरीदारी देखने को मिली, सेलेक्टिव FMCG तेजी में था, बैंक्स आज बैकफुट पर थे, HDFC ICICI दोनों मेजर नेगेटिव कंट्रीब्यूटर थे। पॉजिटिव साइड पर RBL बैंक में कामकाज हो रहा था। बाजार में वो बज़ के चलते RBL बैंक में तेज़ी थी, वोडाफोन में भी एक बज़ के चलते वहाँ पर भी खरीदारी थी 10% के आसपास की। लेकिन अदरवाइज़ आज जो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी वहाँ पे कामकाज हो रहा था और नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिला। तो जो दीपक फर्टिलाइज़र के नंबर वीक है उसमें रिएक्शन था, इनग्रेविया के नंबर ठीक है उसमें रिएक्शन था। सुबह एक ब्लॉक हुआ था यूनाइटेड ब्रेवरीज में करीब 1% इक्विटी का, उसके बाद वहाँ पर एक नेगेटिव रिएक्शन शुरुआती कारोबार में आता हुआ दिखाई पड़ा। आज फिर से टाटा कम्युनिकेशन नया ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ दिखाई पड़ा। और अदरवाइज़ भी मार्केट में डाइवर्सिफाइड स्पेस में ज़्यादा खरीदारी बनते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक स्पेसिफिक साइड मूव नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ज़रूर एक अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रूशियल बाइंग आज जो हुई है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग थी, वो सेलेक्टिव अदानी समूह के शेयरों में आज फिर से होते हुए दिखाई पड़ी कल के एक अच्छे अप मूव के बाद। और इसके अलावा कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स के अंदर आज ज़्यादा सेल ऑफ था। इनफैक्ट आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में शायद उतना सेल ऑफ ना भी दिखाई पड़े, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट में जाएंगे तो डिक्लाइंस आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में आज ज़्यादा दबाव आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट के अंदर थोड़ा सबड्यूड काम या कह लीजिए 60-40 के रेशियो में कामकाज था, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर जो खरीदारी थी वो आज देखने को मिली। और थैंक्स टू जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मिसाल तौर पर रिलायंस, FMCG से नेस्ले, ITC या L&T, इन्फोसिस, इनके दम पे आज फ्रंट लाइन इंडेक्स एटलीस्ट होल्ड होने के कगार पे रहा। थोड़ी बहुत वीकनेस आज बैंक्स में, सेलेक्टिव बैंक्स में थी, लेकिन अदरवाइज आज बैंकिंग इंडेक्स पे आपको हरे निशान में ही क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए अब सवाल आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहले तो टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स रेटिंग 600 आफ्टर 4 से 5 ईयर, जेवियन प्रमोटर होल्डिंग इज मोर देन 75%। हाउ इज इट पॉसिबल एज पर रूल्स प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 75? सिंह साहब, ये PSU के लिए नॉर्म नहीं रहता है। जो भी नॉर्म है होल्डिंग घटाने को लेकर, वो PSU बास्केट के लिए नहीं रहता। आप फैक्ट को देखेंगे, 90% की होल्डिंग वहाँ पर है, और LIC देख लेंगे करीब 80% की होल्डिंग वहाँ पर भी, 80% प्लस होल्डिंग, 98% होल्डिंग वहाँ पर है। तो माजगांव डॉक में होल्डिंग है, तो PSU के लिए ये नियम लागू नहीं होता। उनके पास 3 साल से ज़्यादा की भी विंडो होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के लिए 3 साल की विंडो होती है, इसलिए वहाँ पर ये विंडो का चक्कर नहीं होता। फैक्ट इतने सालों से ऐसी लिस्टेड है 90% प्लस से होल्डिंग लेकर। और रही बात आपकी टाटा मोटर में SIP, तो SIP आपको शुरू करनी TCS में करो। क्यों टाटा मोटर में जाना चाह रहे हो? दो ये कंपनी ने बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया विद टाइम 10 साल में, बट सस्टेनेबिलिटी फैक्टर इसमें इससे ज़्यादा उसमें दिखता है, क्योंकि टाटा मोटर के केस में सर एक्विजिशंस का इम्पैक्ट, जैगवार का इम्पैक्ट, UK की इस डिमांड, ये जो है ना पिछले 8 साल 10 साल जब से एक्विजिशन हुआ 2008 से लेकर अब तक, वो बहुत स्टेबल हो नहीं पाई है। आप नंबर देखो, कभी बहुत बड़ा घाटा देती है, कभी बहुत बड़ा मुनाफा देती है। सो नंबर एक केस में वो नंबर में ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है वो शायद यहाँ नहीं दिखता है। इसलिए आप एक बार को अगर देखना चाहो तो आप उसको पहली प्रेफरेंस देकर वहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन हाँ, टाटा समूह के स्टॉक्स के अंदर SIP, इसमें कोई बुराई नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ओके, एक्सपेक्टेशन फॉर एग्रोकेमिकल रिजल्ट्स गुड और बैड फॉर दिस क्वार्टर? मोमिन सर, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि कमेंट्री पार्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आज मैंने 2-3 नंबर देखे, हिमाद्री केमिकल के नंबर ठीक थे, वो एग्रोकेमिकल नहीं है। जुबिलेंट इंग्रेविया के नंबर अभी मैं देखा, YOY बेसिस पे नंबर वीक है, Q-on-Q बेसिस पे नंबर सबड्यूड है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे, जिसमें न्यूट्रा केमिकल उनका बढ़िया करके गया। लेकिन कमेंट्री उनकी क्रूशियल, और उम्मीद है कमेंट्री अच्छी ही होगी, तो इसीलिए वो डे हाई के आसपास बंद भी हुआ। तो एग्रोकेमिकल के केस में नंबर इन्वेंट्री वाइज थोड़ा गेन तो आना चाहिए। अब डिपेंड किसकी बात आप कर रहे हो कि UPL एक्सपोजर ग्लोबल है, PI का एक्सपोजर ग्लोबल है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ठीक है, अगर आपको ख़राब नंबर में नीचे मिलते हैं तो आप आराम से एक्यूमुलेट करो। और UPL जैसी कंपनी ऑलरेडी बहुत हद तक अपनी ख़राब चीज़ों को डिस्काउंट करके ही बैठे हैं, तो अनटिल अनलेस बहुत कुछ ख़राब ना आए तो सिचुएशन इतनी ख़राब आनी नहीं चाहिए, आप होल्ड कर सकते हो उनमें। बाकी डिपेंड केस टू केस बेसिस पे।
Every year I receive dividend around 60,000. Now my question is, when I receive this dividend, government deduct the tax for the company. Which one, if the government deduct the tax, then should I submit 15G form for TDS? Submit 15G फॉर्म. सर ये दास साहब, मतलब आई एम नॉट राइटली एलिजिबल फॉर दिस. अब मैं गलत राय दूँ इससे अच्छा आप राय मत दूँ. आप एक काम कर सकते हो, आप किसी सीए से बात कर लो, वो आपको ज़्यादा बेहतर सलाह इसके ऊपर दे पाएगा. मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन. आपको डिविडेंड आ रहा है, कैसे उसका टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन रहेगा, वो सबसे अच्छा आपको कोई यही बता पाएगा. तो आप मुझसे मत पूछो, मैं इस पर सही राय देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ. आपके पैसे फंस जाएँ, टैक्स पर कट जाए, या आप गलत पैसा पाओ, ये ना हो. इसलिए आप बेहतर है उसी से ही बात करो जो इसके लिए राइटली एलिजिबल है. सो आई एम नॉट दैट. सो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल ले सकते हो. उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं इस पर एलिजिबल नहीं हूँ राय देने के लिए. ओके. एथर एंड यशो एंड आवास फॉर लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टर्म ऑन अ कीप इन कोर पोर्टफोलियो. अनिल जी, मतलब मुझे पता नहीं कि ये आपने इनमें क्या देखा ऐसा कि ये लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लायक आपको लग रहे हैं. लेकिन कोई भी कंपनी इनमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 साल से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं रखती. मतलब यशो का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एथर और आवास को तो बहुत समय नहीं हुआ. आवास तो फिर भी थोड़ा समय दे चुका है, एथर का तो बहुत ही नया अभी समय है. तो अभी ज़रा कुछ साल तो निकाल लेने दो. कोर पोर्टफोलियो में सबसे आने के लिए पहली एलिजिबिलिटी यही होती है कि सस्टेनेबल है कि नहीं है. आप कोर पोर्टफोलियो में उनको रखते हो जो हिस्ट्री प्रूफ कर चुके हैं. मतलब आप अगर ऐसी कंपनियों को देखो जैसे बजाज ऑटो हुआ, जैसे हीरो मोटोकॉर्प हुआ, जैसे CHUL हुआ, सन फार्मा हुआ, सिप्ला हुआ, इन्होंने अपनी कंपनियों को 50-50 साल यहाँ इंडस्ट्री में दे रखे हैं. 50 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, जैसे भी हैं. लिस्टिंग के इनके 50-50 साल हो चुके हैं कुछ के. तो उस ड्यूरेशन में नोटबंदी भी आई, उस ड्यूरेशन में सरकारें ही बदली, उस ड्यूरेशन में रिफॉर्म्स भी आए. कुछ कंपनियों के सामने तो डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिफॉर्म भी आया, और ग्लोबल टर्मोइल्स आए, डोमेस्टिक टर्मोइल्स आए, क्रूड के अप डाउन आए, सब कुछ आया. और वो सब कुछ झेलने के बाद भी खड़े हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी साल दर साल ग्रो हो ही रही है. हर फॉल के बाद वो और स्ट्रांग होकर खड़े हो जाते हैं. तो ऐसी कंपनियों को आप पहली प्रेफरेंस दो जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बने. कोर पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो होता है जो कि आप बुरे से बुरे दौर में भी नहीं बेचते हो, अनटिल पैसे की ज़रूरत ना आ जाए. और वो आप अपने पास हमेशा के लिए रखते हो, जिनको आप एज एन असेट रखते हो, गोल्ड की तरह अपने अलमारी में बंद करके रखते हो. तो ऐसी कंपनियों लाइक अगर आपको ये लग रही हैं तो आप ज़रूर जाइए, कोई डिनाइल नहीं है. मेरी जानकारी में, सीमित जानकारी में, अभी मैंने इनकी एलिजिबिलिटी उस तरह की नहीं देखी कि ऐसा हो. एक बार को आवास हो सकता है, लेकिन वो भी कोर पोर्टफोलियो का ऐसा नहीं होगा, मीडियम टर्म होगा. क्योंकि अगर कोर में जाना है तो सबसे पहले तो ये HDFC बैठा था, जो HDFC बैंक के अंदर चला गया. तो हाउसिंग फाइनेंस का सबसे बड़ा प्लेयर वही था, वो कोर का हिस्सा होना चाहिए था. अभी भी HDFC हो सकता है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ी मार्केट तो वही डोमिनेट करेगा. तो कंपनी नहीं रही लिस्टिंग में, लेकिन धंधा तो है ही ना. तो HDFC बैंक देख सकते हो, उससे अच्छा तो आप बाकी आप, क्योंकि ये मिड हाउसिंग स्पेस में है, तो मोमेंटम की उम्मीद यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड लगा सकते हो उसमें. अब कोर का हिस्सा बनने लायक है या नहीं, वो आपको खुद तय करना है इसको. इज इट राइट टाइम टू लोड जुबिलेंट फूड SRF इन्फोसिस फॉर लॉन्ग टर्म? एक्यूमुलेट कर सकते हो चन्ना साहब. याद रखना, एक्यूमुलेट और बाय में अंतर होता है. बाय मतलब होता है आप आउट राइटली बाय कर लो जाके. कोई 100 रुपये का शेयर दिख रहा है आपको, वो 100 रुपये टूट के 60 रुपये आ गया है, आपको लगता है बाय करना चाहिए, कूद पड़ो. आप अपने पास 2 शेयरों की विंडो या 3 शेयरों की विंडो रख लो कि चलो मैं 50 अभी ले लेता हूँ, 50% बाद में ले लूँगा. ऐसी विंडो से कूद जाओ. या मैक्सिमम चंक अभी ले लेता हूँ, बाद में थोड़ा थोड़ा लूँगा. लेकिन एक्यूमुलेट होता है कि आपने थोड़ा थोड़ा SIP चल रहा है, इन्फोसिस के 2 शेयर ले लिए, 5 शेयर ले लिए. निबलिंग करने से कहते हैं, आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो, हर फॉल में ऐड करते रहो, करते रहो, करते रहो. जुबिलेंट फूड के केस में निबलिंग का समय नहीं है, वहाँ पर आप आउट राइटली थोड़ा जा सकते हो. यानी 70-30-30 के रेशियो में, या 70-10-10 के रेशियो में एंटर कर सकते हो. इन्फोसिस के केस में आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो. इट्स गुड कंपनी टू गो फॉर. और SRF के केस में भी आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा. SRF लंबा समय दिखाया कंसोलिडेशन में. ये भूल गए हैं हम सब कि 2022-23 में बड़े अच्छे गोल्डन टाइम से केमिकल निकला था. इसलिए आप SRF के नंबर देखो, या माफ़ कीजिएगा SRF का, जुबिलेंट इंग्रेविया के नंबर देखो, या SRF के भी नंबर देख लो. तो 22-23 का जो बेस बना हुआ है नंबर्स का, वो 24 में बड़े बेस के सामने नंबर आएंगे. तो अगर 150 करोड़ का मुनाफा इंग्रेविया करता था, तो 60 करोड़ मुनाफा अगर वो दे रहा है तो आधा दिखेगा आपको. लेकिन अगर प्री कोविड जोन देखोगे, नॉर्मल जोन जो थे, तो उसके सामने ग्रो ही हो के आया. सो इसीलिए ये थोड़ा बहुत आपको उसको समझना पड़ेगा. तो ये समय तक कंसोलिडेशन निकाल देगा, लेकिन उसके बाद चलना शुरू होगा. तो कंसोलिडेशन अगर आप झेलने के लिए तैयार हो, तभी आप एंटर करना है इनमें. और ऐसा कुछ नहीं है कि इनके भाव नीचे नहीं मिलते हैं, सब आराम आराम से एक्यूमुलेट करो, नीचे मिलेंगे. वैसे भी SRF एक बड़े स्प्लिट से पहले बहुत चला भी था,
तो ठीक है, अगर थोड़ा नीचे मिल भी रहा है तो समय लेगा, लेकिन चल सकता है, कंपनी अच्छी है एटलीस्ट। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी आज बहुत लेट हुआ ऑडियो के इशू के चक्कर में, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज बातचीत नहीं हो पाई। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर, थ्रेड, इंस्टा, यूट्यूब सारे हैंडल हैं, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार कराए ज़रूर ले लें। नमस्कार।